Hello everyone and welcome to Ram IS. This is Arushi here and today we are going to discuss about a very important report जो कुछ दिन पहले न्यूज़ में आई है. That is Morgan Stanley की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है that is going to increase and hit by around 7.5 trillion US dollars. Right? So Morgan Stanley की ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि 2028 right 2028 तक at least we are going to be a 5.7 और a 5.8 trillion dollar economy. That is जो हमारा 5 trillion economy वाला target है, that is not very far away. At present, as on 2023, we are or we have been a 3.5 trillion dollar economy. 2026 तक we are going to be a 4.7 trillion dollar economy. अब यहाँ पे डेटा है इम्पॉर्टेंट, फैक्ट है इम्पॉर्टेंट. ये रिपोर्ट ने साइज बता दिया, टारगेट बता दिया कि ठीक है वी आर गोइंग टू रीच द स्काई हाई लिमिट एट वन पॉइंट और दिया था. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किस बैकड्रॉप में रिपोर्ट आया है. अगेन इट हैज ऑल्सो कम अप इन द बैकड्रॉप जब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेवॉस कॉन्फ्रेंस हैज बीन गोइंग ऑन एंड इंडियन डेलीगेशन हैज मैनेज्ड टू बैग गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. The Indian delegation has managed to bag a good amount of investment in sectors like semicon fabrication units, okay, in basically sectors like the steel industry, the copper industry, the data centers जो कि data localization की तरफ target करते हैं, right? We are focusing on commercialized agriculture, we are focusing on food processing units. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि दोनों चीज़ों को हम आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं, why is this particular news article important for our target of having or seeing our economy as being one of the top 3 economies of the world after US, countries like US and Germany. आज की डेट में we are the top 5 economy in terms of GDP, right? तो एक थ्योरी होती है ग्रोथ थ्योरी और इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो ज़्यादातर हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए यूज़ करते हैं. बट इस केस सिनेरियो में इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, यहाँ पे क्या ये इंडियन इकोनॉमी पे लागू होती है या नहीं, ये आप लोग मुझे बताओगे डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग पुश थ्योरी. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग पुश थ्योरी. अभी बिग पुश थ्योरी क्या होती है, इससे आप लोग क्या समझते हो भाई? बिग पुश थ्योरी का मतलब ये हो गया कि कोई भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उसको अगर जल्दी हमको अंडर डेवलपमेंट की विशियस साइकिल से बाहर निकालना है, इट नीड्स मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स इन एज मेनी सेक्टर्स एज पॉसिबल. यानी कि जितना इन्वेस्ट करोगे, जो टाइम गैप है, जो टाइम रेंज है उस इकोनॉमी को डेवलप से डेवलपिंग और इवन डेवलप्ड स्टेटस तक पहुंचाने का, वो कम हो जाएगा. Now talking in the context of the Indian economy and जो हमारा 2047 अमृतकाल विजन है under the विकसित भारत अभियान, right, where we have set up for ourselves targets कि भाई इस टाइम तक एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी का जो GNI पर कैपिटा शुड बी मिनिमम एटलीस्ट $12,000. अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स रोप इन कर पा रहे हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, will it help our country reach this particular target? That is a very important point to note. That is a very important point to note. ठीक है, तो यहाँ पे again the report is talking about 3 case scenarios. 3 case scenarios कि क्या हो सकता है, क्या क्या possibilities हैं, क्या potential है आगे आने वाले future के लिए. By 2026-27 इतना assured है कि 4.7 trillion dollar economy का target हम लोग already achieve कर चुके होंगे by the next financial year at least. But आने वाले 7-8 सालों के लिए, आने वाले 10 सालों के लिए क्या प्रोजेक्शन है, दैट इज बाय 2035 अगर बुलिश कंडीशन रही. बुलिश कंडीशन मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रहा, मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रहा, ओके, वी हैव मॉडरेट लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड इन अर्बन एंड रूरल इंडिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अगर हम लोग मॉडरेटली कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक रिसेशन या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज स्टेबल एंड गुड, माइल्ड इन्फ्लेशन एंड अ गुड GDP ग्रोथ रेट, देन that will be a bullish condition for any economy, even for the Indian economy. अगर ऐसी कंडीशन रही तो 10.35 ट्रिलियन डॉलर तक का टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे बुल, बियर एंड बेस ये तीनों किस एस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं,
यूजुअली हम लोग इसको इन्वेस्टर सेंटिमेंट के एस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं, या व्हाट वी कैन से इज फोरकास्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, व्हाटसोएवर इट इज, राइट. We forecast it, we analyze it from the perspective of what? Bull, bearish and base. ठीक, ये आपका आ जाता है क्या? इन्वेस्टर सेंटिमेंट. दैट इज आवर इन्वेस्टर सेंटिमेंट. तो अगर हम लोग इन्वेस्टर सेंटिमेंट की बात करें, कब पॉजिटिव रहता है? तभी पॉजिटिव रहता है जब इन्वेस्टर को होप रहता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट से हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिलेगा, राइट. फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट्स वी विल गेट सर्टेन रिटर्न्स. तो यहाँ पे आपका बुलिश आ जाता है. बेयरिश की बात करें देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेयरिश सेंटिमेंट? कि भाई इकोनॉमी में आपके रिसेशन, you have recession in the economy, right. recessionary conditions जब GDP growth rate कम है, investor sentiment ठप पड़ा हुआ है, people are not investing in the financial market, share market, they are not investing in startups or manufacturing units, they are rather diverting their investments, वो bonds खरीद रहे हैं, saving deposit पैसा डाल रहे हैं, fixed deposit में पैसा डाल रहे हैं. that is a bullish sentiment. ठीक है. recessionary, low investor sentiment, high rate of saving. तो यहां पे अगर ऐसा केस सिनेरियो रहा तो भी $6.6 ट्रिलियन टारगेट वी विल बी एबल टू अचीव इन द कमिंग नेक्स्ट ईयर. बेस मींस नॉर्मल. बेस मींस ना बुलिश है ना बेयरिश है, बहुत ज्यादा नहीं. कंडीशंस आर एब्सोल्युटली स्टेबल एंड नॉर्मल. ना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर डाउनग्रेड भी नहीं हो रहा है. दैट इज द बेस. अगर हम देखें जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में सेटरिस पैरेबिस का कंडीशन यूज करते हैं, गिविंग अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. तो कांस्टेंट कंडीशंस के अंदर 8.8 ट्रिलियन का टारगेट वी कैन अचीव. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस रिपोर्ट ने दे दिए, बट किस बेसिस पे दे दिए, राइट. व्हाट आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स, इनको समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, कि भाई ग्रोथ ड्राइवर्स हमारी इकोनॉमी के क्या क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ग्रोथ, अब स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ग्रोथ में भी हमको समझना होगा कि कैसी हो रही है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ. अंडर एज पॉपुलेशन ज्यादा है, ओवर एज पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर मिडिल जो आपका वर्किंग एज है वो ज्यादा है. तो आज की डेट में भी अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी का जो मीडियन एज है, मीडियन एज आज भी हमारी कंट्री का हैपन्स टू बी 28 ईयर्स, राइट. 40% जो हमारा यूथ है दैट इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज. यानी आने वाले समय में जो हमारा वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास यानी कि 14 से 65 साल के बीच में जो एज ग्रुप का जो यूथ होता है दैट इज द वर्किंग क्लास. आने वाले टाइम पे वो एड ऑन होता रहेगा, जिसको कि हम लोग डेमोग्राफिक बल्ज के नाम से जानते हैं. We know that from the name of, or we know that via the demographic bulge. ठीक है. तो ये 40% यूथ लेस देन 25 years of age, ये हमारा एक क्राइटेरिया हो गया, नंबर 1. नंबर 2, आज की डेट में द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज सरपास्ड दैट ऑफ चाइना, एंड इंडिया हैपन्स टू बी और विल रिमेन टू बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द कमिंग फ्यू ईयर्स. इसका एक और इम्प्लीकेशन क्या आ जाता है, इसका एक और इम्प्लीकेशन ये भी आ जाता है कि ना ही हमसे वर्किंग फोर्स ऐड कर रहे हैं, बट हमारा जो रूरल एंड अर्बन मार्केट डिमांड है, जो हमारा डिमांड बेस है इन द रूरल इंडिया एंड द अर्बन इंडिया, दैट इज स्ट्रेंथनिंग, बाय एंड लार्ज दैट इज स्ट्रेंथनिंग, राइट. तो ये सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. And that is why time and again the World Bank has also used terms like the Indian economy is like the cradle of the world economy, or the what we can say the golden mark on the world economy, कि जब दुनिया भर की इकोनॉमीज रिसेशन में जा रही होती है, Indian economy is showing exemplary resilience on many aspects. Okay, so this brings us to our next important point, जो हमारा दूसरा एस्पेक्ट है, दैट इज रेजिलियंट इकोनॉमी, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. ठीक है. स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब कि हमने जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स,
इन सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम लोगों ने स्टेबल बना के रखा हुआ है अभी तक टिल डेट. We have ensured stability in these macroeconomic variables. Now that is very, very important. Why? Because this aspect has instilled a lot of resilience in our economy. हमारी इकोनॉमी में और भी ज्यादा रेजिलियंस को इंश्योर किया है इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ने. वन थिंग. अनदर थिंग, वी हैव टेकन मेजर्स लाइक हम लोग FRBM एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट. फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं अच्छे से. वी आर इंश्योरिंग दैट नॉट जस्ट एट द नेशनल लेवल बट स्टेट लेवल पे भी फिजिकल डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है. वी आर ट्राइंग टू रीन एंड और कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स, राइट. रिफॉर्म्स भी हम लोग, NK सिंह कमिटी हैज ऑल्सो recommended FRBM reforms. Okay, we are constituting monetary policy committee, right. We have acts like National Disaster Management Act कि कोई भी अनफोर्सीन इवेंट होता है जिससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के चांसेस आ सकते हैं, मे बी ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर, सुनामी, अर्थक्वेक और फ्लडिंग, राइट. वी हैव NDMA एक्ट एंड द NDRF फंड. ओके, तो ये पूरा एक जो सेंटर और स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है, दैट इज बीइंग अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी. फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का सिर्फ मतलब यही नहीं हो गया कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज ऑल इंक्लूसिव. इसका मतलब ये भी हो गया दैट द सेंटर एंड द स्टेट्स आर वर्किंग एंड फंक्शनिंग इन फुल एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. वी आर इंश्योरिंग डेमोक्रेसी, वी आर इंश्योरिंग फेडरलिज्म. ओके, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाला जो एस्पेक्ट है वो और भी ज्यादा रेजिलियंस, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ ऐड करता है हमारी इकोनॉमी. इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल आउटकम्स इंप्रूव कर रहे हैं. वी आर इंश्योरिंग कि सिर्फ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, वी आर फोकसिंग ऑन दैट. यस, वी आर फोकसिंग कि हर घर तक स्वच्छ पीने लायक जल पहुंचे. वी हैव द जल जीवन मिशन. We are ensuring electricity supply, we are ensuring housing, cooking gas, fuel, everything. But यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक और एस्पेक्ट है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. वन. दूसरा, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, दैट इज द ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज द डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो व्हाट इज दिस डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अबाउट? सो द ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को कैसे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं एज कंटिंजेंट फैसिलिटीज. ओके, दैट इज गोइंग टू रीप अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर आवरसेल्व्स एज इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज इन द फ्यूचर. ऑलराइट, and a growing entrepreneurial class. I hope इसमें कोई doubt नहीं है, because again we have promoting startup India, stand up India. Okay, we have schemes like production linked incentive scheme, right. हम लोग indigenization पे, आत्मनिर्भरता पे focus कर रहे हैं. So again these are certain aspects that are helping our economy grow. Alright, so macroeconomic fundamentals. जब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं, फिजिकल फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं, तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे, राइट, या कोई भी और प्रकार की अनसर्टेनिटी आ जाती है, उससे काफी ज्यादा रेजिलियंस या फिर इम्यूनिटी बढ़ जाता है. उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिकवरी फैक्टर्स की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें की रिकवरी फैक्टर्स की, की रिकवरी फैक्टर्स वुड इंक्लूड व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो हमारा जो रूरल एंड अर्बन डिमांड है, जो हमारा रूरल डिमांड है, जो हमारा अर्बन डिमांड है, उसका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट इज इंक्रीजिंग. रूरल एंड अर्बन डिमांड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग बाय एंड लार्ज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. देन वी हैव द कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर हम लोग यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर,
and public capital expenditure. So we all know ongoing after every union budget हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा funds capex development पे long term infrastructure projects में divert कर रहे हैं, उनके promotion उनके development में उनकी मदद कर रहे हैं, right? प्राइवेट कॉर्पोरेट भी यूजिंग द फाइनेंशियल मार्केट. अब यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग हमारा फाइनेंशियल मार्केट होगा, जो शेयर्स हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, राइट, डेप्ट मार्केट है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही ज़्यादा बेहतर और अच्छा लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा. एंड अगेन दैट इज नॉट टू अंडरमाइन द फैक्ट कि प्राइवेट एंटरप्राइज का, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का कितना महत्वपूर्ण रोल है with respect to their contribution in our overall infrastructure development and improvement. All right, then we have increased service export. Okay, so not to say कि हम लोग service export led growth पे depend हो रहे हैं, but हमारा जो service sector है, right, जो हमारे service exports हैं, स्पेशली जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, राइट, उसमें हम लोग काफ़ी improvement in this aspect also we have seen, and this sector has been identified as an important part for future growth. ठीक है, यहीं अगर हम लोग रिकवरी एंड आउटलुक की बात करें, रिकवरी एंड आउटलुक की बात करें, तो ये फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? how are they supporting the fiscal and monetary policy measures? GDP growth कैसे likely increase होने वाली है in the coming future, right? How is it going to boost the consumption and the investment demand? These are certain important aspects to take note of. ठीक, ये हमारे risks and challenges हैं कि US की डॉलर का strength, the strength of US dollar directly impacts what US Fed Reserve की policy, and US Fed Reserve की policy usually medium term में stable रहती है. Short term में जल्दी अगर policy change आता है with respect to the US Fed Reserve, it has a domino effect, okay? It has a domino effect on all the dependent economies. That is one thing to note. फिर आपका global economic scenario कैसा है, recession का क्या scene है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आज की डेट में, आई नो कितने, यू ऑल नो कि कितने एक्सटेंड तक जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो को इम्पैक्ट करती है, गिवन द फैक्ट दैट वी आर लिविंग इन अ हाईली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक वर्ल्ड. इसमें फिर रोल आ जाता है WTO का. भाई WTO का क्या रोल और सिग्निफिकेंस है, दैट कम्स आउट टू बी इम्पोर्टेंट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अदर देन द रोल ऑफ WTO, हम लोग कैसे एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड से फिर से पोलराइजेशन के कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं. वी आर फोकसिंग ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, वी आर फोकसिंग ऑन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, ओके, वी आर फोकसिंग ऑन मोर नंबर ऑफ रीजनल पार्टनरशिप्स. और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, काफी सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कर, राइट. पॉलिसी शिफ्ट, गवर्नमेंट में चेंज होता है तो पॉलिसी शिफ्ट होती है. अब फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन बना रहना बहुत ज़रूरी है, एंड ऐसा हमेशा नहीं होता है, राइट. इट माइट बी पॉसिबल दैट whatever today's government is envisioning, अगर आगे चल के रेजीम चेंज आया तो पूरा गेम पलट जाए, राइट. तो यहाँ पे इस चीज़ को, इस रिस्क को फाइट ऑफ करने के लिए व्हाट इज रिकमेंडेड, टू हैव अ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन काउंसिल. To have a fiscal and monetary policy coordination council. What is the state of state finances? RBI is the key monitoring authority. कई बार RBI रेड अलर्ट दे चुका है स्टेट्स को कि भाई अपने स्टेट फाइनेंसेस को, अपने फिस्कल डेफिसिट को, स्टेट लेवल फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा कंट्रोल में लो. जो आपके फ्रीबीज हैं, जो आपके जो पॉलिटिकल एजेंडा है, दैट इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द फिस्कल बैलेंस ऑफ द स्टेट, उस एस्पेक्ट से हम लोग कैसे डील कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. एंड देन लास्ट ऑफ ऑल, लास्ट रिस्क इज, अनदर रिस्क इज ग्लोबल रिसेशन. ओके, सो अगेन, टाइम एंड अगेन, ये सारे चैलेंजेस नए नहीं हैं, पहले भी आ चुके हैं, राइट. एवर सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट, इंडियन इकोनॉमी हैज बैटल्ड
many global upheavals, चाहे आप गल्फ क्राइसिस की बात कर लो, चाहे आप कोल्ड वॉर की बात कर लो, चाहे आप 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर लो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर लो, पैंडेमिक या ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन देख लो, राइट, रशिया यूक्रेन वॉर देख लो. One thing that the Indian economy has time and again shown, and that is resilience. Why resilience? Because we are ensuring what? We are ensuring strong macroeconomic fundamentals. इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए we do need a fiscal and monetary policy coordination council. यहाँ पे स्टेट लेवल पे हमको फिस्कल डिसिप्लिन इंश्योर करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर में, अगर हम यही रेजिलियंस मेंटेन करके चले तो, गिवन एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम दैट मे कम व्हाटसोएवर. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज रिपोर्ट, द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट. क्या इम्प्लीकेशन है, क्या रिस्क है, क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्शंस, all of this is important. All right. So thank you so much for watching this particular video. Till then, take care. See you. Bye-bye.